चलो भाई, थर्मल कंडक्शन में और आगे चलते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। थर्मल कंडक्शन में एक चीज होती है जिसको ये लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड कोई नई चीज नहीं है, यू हैव ऑलरेडी हर्ड द वर्ड ग्रेडियंट। ये वही ग्रेडियंट है जिसको इफ यू रिमेंबर हमने थोड़ा बहुत शायद बेसिक मैथ्स में देखा होगा। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फोर्स का रिलेशन देखा था, वहां पे भी ग्रेडियंट देखा था एंड सो ऑन। सी यू माइट रिकॉल कि हमने देखा था कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर होता है तो उसको जनरली ये लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन होता है तो उसको ये लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। और यहाँ पे थर्मल कंडक्शन में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस एक चीज की होती है जिसको ये लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट सिंपली मींस दिस कि अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, रॉड के इधर वाले एंड को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटस से मेंटेन कर रखा है और इधर वाले को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रखा है। तो यू नो वेरी वेल कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप देखोगे तो अगर आप ट्रैवल करोगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, ग्रेजुअली 100 से धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाएगा। अब अगर मान लो सपोज यहां पे ओरिजिन से x डिस्टेंस के ऊपर मैं dx थिकनेस की एक स्लाइस लेता हूं, तो ऑब्वियसली अगर आप इस dx डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे तो टेम्परेचर में थोड़ा सा ड्रॉप आएगा और मान लो ड्रॉप आएगा dt। तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, इस चीज को ये लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट एज फार एज वन डायमेंशनल फ्लो इज कंसर्न। एंड यू कैन इजीली सी, बिल्कुल वही चीज है जो हमारे पहले भी हमने देखी थी कि अगर वन डायमेंशनल केस है तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी में अगर आप याद करो कि अगर 3 डायमेंशनल केस होता, अब अपने जेई कोर्स में 3 डायमेंशनल टेम्परेचर वेरिएशन है नहीं, बट फिर भी अगर मान लो आप केस बनाना चाहो तो आप 3D केस के लिए बोल सकते हो दैट टेम्परेचर अगर तीनों डायरेक्शन में वेरी हो रहा है तो अगर आप ग्रेडियंट लोगे तो ये हो जाएगा डी बाई या डो बाई डो टी, डो बाई डो एक्स ऑफ टी आई कैप, डो बाई डो वाई ऑफ टी जे कैप एंड डो बाई डो जेड ऑफ टी के कैप। यहां पे भी वैसे तो अगर आप देखो वन डायमेंशनल केस में तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में मुझे यहाँ पे आई कैप लगाना चाहिए था कायदे से, इस पूरी चीज को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। बट आई कैप का कोई ऐसा यूज होता नहीं है बिकॉज वन डायमेंशनल केस में वेक्टर्स का अपने को पता ही है कि अल्टीमेटली कोई यूज होता नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम जनरली इस चैप्टर में आई कैप नहीं लगाएंगे एज फार एज जेई लेवल इज कंसर्न, हम खाली इसी चीज को बोल देंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन अगर इन जनरल 3D में आगे चल के जाओगे आईटी वाईटी में आने के बाद तो ये होता है आपका इन जनरल टेम्परेचर ग्रेडियंट का डेफिनेशन। बट बाकी इसको भूल जाओ भी, ये सब हमारे काम की चीज नहीं है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। तो इस चीज को हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि कुछ लोकल लेवल की गाइड्स में कुछ जगहों पे यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है माइनस dt बाई dx, ये गलत है। किसी भी चीज का वन डायमेंशन में अगर आप ग्रेडियंट देखोगे तो सिंपली होता है दैट क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर वो कम हो रही है तो वो जो ग्रेडियंट है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। डेफिनेशन में नहीं है कि आप ये चीज कर दोगे तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, नहीं, ये सिंपली टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। और बाकी इस तरह की प्रॉब्लम में जहां पे x बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यू कैन इजीली सी कि जो स्लोप है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि ये छोटी सी चीज होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, कुछ भी नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल। और जैसे अगर मान लो सपोज हम अपने सबसे कॉमन केस देखते हैं, सबसे कॉमन केस था एक सिंपल रॉड है जिसके अक्रॉस हमने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दिया है। अब ये सबसे सिंपल केस में अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसमें जरा टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल के बताओ कितना है, मान लो ये जो सिचुएशन है इसमें मैं रॉड की लेंथ आपको दे देता हूं, पूरी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस मान लो मैं 100 माइनस 0 दे देता हूं। इसमें मैं बोलता हूं कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालो, तो ठीक है भाई निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे जनरली, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइस लो और ये जरा सी स्लाइस के ऊपर लगा दो ओम्स लॉ, मतलब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन क्या था, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू थर्मल करंट मल्टीप्लाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, तो डेल्टा T इक्वल टू आई आर, वेयर R अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा K, सॉरी नॉट K, L बाय के ए, तो L बाय के ए। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय के ए, ये बात है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। और अब इसमें बाकी आप देख लो कि
एल की जगह जो हमने dx लिखा है और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी की जो जगह हमने dt लिखा है, इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना। यू कैन सी कि अगर आप x को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो चेंज इन टेम्परेचर कायदे से आपको माइनस dt लिखना चाहिए अगर आप ऐसे जा रहे हो। तो अगर आप ऐसे जाते हुए इक्वेशन लिख रहे थे तो फिर आपको यहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां पे माइनस लगाना होगा। तो देख लो दोनों में से किसी भी एक साइड माइनस लगाओ, अल्टीमेटली बात तो वही रहने वाली है। तो देयरफॉर इफ यू डू दिस यू विल सी कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है dt बाई dx ये हो जाएगा माइनस आई बाय के। और थर्मल करंट तो हमें पता ही है, थर्मल करंट निकालने के लिए आप देख लो कि रॉड सिंपल वाला केस है, तो अगर आप ये ओम्स लॉ पूरी रॉड के लिए एक बार में लगा दो तो पूरी रॉड के लिए थर्मल करंट, लेट मी राइट इट इन फेयर, थर्मल करंट हो जाता है टोटल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज L बाई के। तो इसको अगर आप यहां पे डाल देते हो तो dt बाई dx हो जाता है माइनस 100 ka बाई L, और नीचे आपका एक ka और था जो कैंसिल होने के लिए ही बना था। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मैं एक बार जरा फाइनल जो रिजल्ट है उसको अच्छे से ऊपर लिख देता हूं, बिकॉज बहुत सिंपल सा रिजल्ट है और कई बार लोग इसको डिराइव किए बिना ऐसे ही डायरेक्टली भी लिख देते हैं, विच इज ऑल राइट, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में वो टेक्निक्स फिर गड़बड़ करती हैं, तो इट्स बेटर टू डिराइव इट प्रॉपरली। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है एंड लेट मी हाईलाइट इट ऑल्सो, ये आपका आ रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया और सबसे पहली चीज तो देख लो कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम तो यहां पे आ ही नहीं रहा है पूरी प्रॉब्लम में, मतलब ये एक्स के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा है और एक्स वगैरह यहां पे कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपली टोटल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, और माइनस साइन आपको ये डिनोट कर रहा है कि एक्स एक्सेस हमने इस डायरेक्शन में ली है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होता है। तो पहली चीज एक ध्यान रखना कि जो सिंपल रॉड होती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी हो गया, उसका के वेरी हो गया, इस तरह के कुछ चमत्कार अगर नहीं हुए होते हैं, सिंपल रॉड अगर होती है तो सिंपल रॉड के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्स वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर एक्स के साथ साथ यूनिफॉर्मली ड्रॉप करता है। अगर यहां पे टी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो टी वर्सेस एक्स के ग्राफ का स्लोप होता है dt बाई dx। ये स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट होगा, ये बात है। तो ध्यान रखना कि सिंपल केस के लिए ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और आपको दोबारा अगर सिंपल रॉड का कैलकुलेशन करना हो एंड मोर देन 90% केसेस में वो आपको सिंपल रॉड वाली सिचुएशंस ही देंगे, तो सिंपल रॉड के लिए आपको ये सब पूरे कैलकुलेशंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जनरल मेथड था, और बहुत सारे केसेस में अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। बहुत सारे केसेस में ये एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये ग्राफ कर्व भी आता है, बहुत अजीब तरीके से चलता है कई बार। लेकिन सिंपल रॉड के लिए ध्यान रखना कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है कांस्टेंट। और अगर इसका लास्टली अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ ही बना के देख लो। टेम्परेचर वर्सेस एक्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू कैन सी कि टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये आ जाएगा टेम्परेचर 100 से जाने वाला है 0। अगर आपको पता ही है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है तो उसको सीधे सीधे आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा। और इसमें देखो अच्छी बात ये है कि जैसे अगर मान लो सपोज कोई आपको ये पूछता है कि ये प्रॉब्लम ही है मेरे पास, टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूज क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई आपको ये पूछता है कि बताओ इस रॉड की लेंथ तो L है, अब जरा ये बताओ कि यहां से L/3 डिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो आप देख लो कि या तो इसको कुछ सीरीज पैरेलल वाले तरीकों से पूरा कैलकुलेट करो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे सीधे ग्राफ देख लो कि टेम्परेचर अगर पता है कि भाई लीनियरली कम होने वाला है तो उसका मतलब है कि यहां से अगर L/3 ये डिस्टेंस है, इन अदर वर्ड्स अगर ये 2L/3 है, तो सिंपल सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप रॉड के किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर आराम से निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज लेट अस से कि आपने एक यूटेंसिल डिजाइन किया है, किचन यूटेंसिल, और किचन यूटेंसिल में सॉसपैन टाइप का है कि उसमें एक लंबा सा हैंडल है और आगे यू हैव द कंटेनर इन विच बॉइलिंग वाटर विल बी देयर में बी। तो यू नो दैट कि उसका ये जंक्शन तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये टेम्परेचर मान लो रफली लेट से 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है रूम टेम्परेचर पे। अब
आपने देखा होगा कि जो थोड़े अच्छी कंपनीज के यूटेंसिल आते हैं उनमें थोड़ा सा जो इधर वाला एंड होता है हॉट एंड से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन बना के देते हैं वो, और उस लाइन का जनरली मतलब होता है कि भाई इतनी एटलीस्ट सोच के हाथ लगाना है इसको कि इस लाइन के आगे से मत पकड़ लेना, विच इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस। इफ यू आर स्माइलिंग दैट इज कॉमन सेंस कि इसको जितना हो सके पीछे से ही पकड़ना है, आगे से पकड़ोगे तो हैंडल का मतलब ही नहीं है। बट स्टिल बड़ी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है उनके अपने बड़े आइडियाज होते हैं, तो वो यहाँ पे जनरली लाइन बना के देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उनके इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया है कि भाई जो ह्यूमन हैंड की टॉलरेंस है वो लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस तक है मान लो, और वो रफली ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहाँ तक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, वहां पे मे भी मार्किंग लगा देते हैं। ये बात है, तो आई एम नॉट सेइंग कि किचन यूटेंसिल्स में इसका कोई बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है ये, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे ये एक्चुअली इट कैन बी अ लाइफ सेवर। तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर ग्रेडियंट बड़ी सिंपल सी चीज होती है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने का मैं एक बार वापस रिकैप बताता हूं कि जनरल तरीका ये है कि किसी भी सिचुएशन में जनरल तरीका ये है कि अगर आपको जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए उस पॉइंट के बाद में एक छोटी सी स्लाइस लो, और ये स्लाइस के ऊपर आप ओम्स लॉ लगा दो, सीधे सीधे आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये जनरल मेथड है। लेकिन फर्दर ध्यान रखना कि रॉड जैसे सिंपल केस के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होता है, तो आप सीधे सीधे डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल कर दो और प्लस या माइनस साइन अपने हिसाब से लगा दो, तो उससे भी आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट बिल्कुल 1 सेकंड में मिल जाएगा। ये बात है। और आगे देखो, अब मैं आपको और सिचुएशंस दिखाता हूं। जैसे मान लो सपोज इफ यू रिमेंबर हमने ये हॉलोस्फीयर की बात करी थी, तो ये है मान लो सपोज मेरे पास हॉलोस्फीयर। अब इसके अंदर मान लो सपोज यहां पे मैंने टेम्परेचर हायर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है T1, और बाहर मान लो मैंने यहां पे एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है T2। तो यू नो वेरी वेल कि थर्मल करंट फ्लो करेगा ऐसे रेडियली। अगर आप याद करो हमने देखा था कि इसके अंदर थर्मल करंट फ्लो करेगा ऐसे। इनफैक्ट इफ यू रिकॉल हमने इसकी थर्मल रेजिस्टेंस सब निकाली थी। तो हॉलोस्फीयर है और इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। हमें इसके अंदर निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। बाकी सब हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये निकालना है कि भाई इसके अंदर इस वाले येलो वाले रीजन के अंदर टेम्परेचर कैसे गिरेगा। सी T1 से T2 जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है यहाँ पे T1 था और यहाँ पे फाइनली T2 हो गया है तो T1 से T2 तक की स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सी T1 से T2 जाएगा, बट जरूरी नहीं कि T1 से T2 ये स्ट्रेट लाइन में जाए। इट कैन वेरी वेल बी अ कर्व, और अभी देखेंगे कि इसमें बिल्कुल कर्व आएगा 100%। और कैसे करेंगे कैलकुलेशन? सी वेरी सिंपल, वही जो हमारा बेसिक रूल था वो पकड़ के चलो। फिजिक्स में अच्छी बात ये होती है कि जो कोर कंसेप्ट होता है वो सब जगह चलता ही चलता है। तो यहाँ पे भी जो कोर कंसेप्ट था टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालने का वो ये था कि R डिस्टेंस के ऊपर dr थिकनेस की स्लाइस लो, और ये स्लाइस जो होती है इसके ऊपर आप लगा दो ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज डेल्टा टी इज इक्वल टू थर्मल करंट मल्टीप्लाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। अब आप देखो कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा वो देख लो। हमें पता है कि अगर ये हायर है और ये लोअर है, तो यहां पे भी अगर आप R को बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देयरफॉर जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा माइनस dt, बिकॉज कम हो रहा है इस वजह से माइनस साइन। थर्मल करंट तो खैर आई रहेगा, और रेजिस्टेंस आप देख लो, थर्मल रेजिस्टेंस आप देख लो कि यहाँ पे जो हम स्लाइस लेते थे वो यू कैन इजीली सी कि ये इस तरह की एक एग शेल टाइप की स्लाइस आती थी। तो अगर ये स्लाइस अगर आप देखोगे तो ये स्लाइस की जो थर्मल रेजिस्टेंस हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाती है L/Ka। तो अब L की जगह आप रखोगे dr, K की जगह K, और एरिया हो जाएगा 4πr²। तो देयरफॉर यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास आ गया है। dt/dr अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा -I/4πk इंटू 1/r²। ये आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट वापस नेगेटिव आ रहा है वो तो हमें पता ही है। सी ग्रेडियंट का प्लस माइनस डिटरमाइन करना बहुत सिंपल है। कभी भी अगर r या x को बढ़ाने से टेम्परेचर कम होता है तो लास्ट में नेगेटिव आएगा ही आएगा, नहीं होता है तो लास्ट में नेगेटिव नहीं आएगा। सी कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पता नहीं कब आप प्लस लगा देते हो, कभी पता नहीं कब आप माइनस लगा देते हो। अगर रूल्स के हिसाब से चलोगे तो वैसे भी कभी गलती नहीं होगी, लेकिन बैकअप प्लान अगर मान लो गलती हो भी जाती है तो लास्ट में आंसर तो गलत छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर R या X बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर
बढ़ रहा है तो प्लस होगा, कम हो रहा है तो माइनस होगा, दैट इज द बैकअप रूल। और बाकी आप देख लो कि यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब तो खैर कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे आप बाहर जाते हो वैसे वैसे आई तो कम नहीं होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब यही है कि आई हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम होता है, लेकिन ये आर है यहां पे, तो यू कैन क्लियरली सी कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे अगर आप ग्रेडियंट देखोगे तो ये ग्रेडियंट भाई क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में अगर आप देखोगे तो ये ग्रेडियंट कम होगा। ग्रेडियंट कम होने का मतलब है कि स्लोप कम होगा। और अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो बड़े आराम से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। यू कैन सी कि अगर हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, हम टेम्परेचर वर्सेस आर का, तो आप देखो कि इनिशियल टेम्परेचर तो T1 था और फाइनली जब आप R2 तक पहुंच जाओगे तो जो टेम्परेचर है ये हो जाएगा आपका T2। तो अगर टेम्परेचर वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हो तो देखो सबसे पहली चीज R1 से शुरू करेंगे। R1 के ऊपर अगर आप देखो तो R1 के ऊपर टेम्परेचर था T1। नोट केयरफुली कि हम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, बिकॉज जीरो तो कहां पे है, जीरो तो बीच में है। यहां से यहां तक जो व्हाइट वाला रीजन है इसमें क्या है वो तो हमें पता ही नहीं। इसमें अगर मान लो पूरे व्हाइट वाले रीजन के अंदर हमने गर्म चाय भरी हुई है T1 टेम्परेचर पे, तो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर T1 होगा। मतलब जीरो से लेके R1 तक टेम्परेचर विल रिमेन T1 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 ओनली। तो अगर मान लो ऐसा दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इस वाले पार्ट को ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन अगर ये दिया है कि जीरो से लेके आर कैपिटल R1 तक हमने एक ही मटेरियल भरा हुआ है टेम्परेचर T1 पे, तो ये ग्राफ हो जाएगा जीरो से लेके कैपिटल R1 तक। और मैं इसको भी प्रॉपरली कैपिटल R1 ही बोल देता हूं। और उसके बाद कैपिटल R1, सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे सही कर लेता हूं, जीरो बना दिया मैंने, जीरो नहीं था, ये इधर आएगा ऐसे। अगर पूरा मटेरियल भरा हुआ है T1 टेम्परेचर का तो जीरो से लेके R1 तक जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आपका पूरा ऐसे चलेगा। और उसके बाद ये टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। कैपिटल R1 से कैपिटल R2 जाओगे तो ये टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। और कैपिटल R2 के ऊपर हमें पता है कि ये टेम्परेचर फाइनली हो जाने वाला है T2। तो बस हमें ये देखना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। और इसको कनेक्ट करने वाले जो ग्राफ्स है वो या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता था, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली ये है नहीं। या कर्व अगर आप देखोगे तो ऐसा नीचे वाला कर्व हो सकता है या ऐसे ऊपर से कर्व आ सकता है। तीन ही ऑप्शन होते हैं रफली स्पीकिंग। तो अब आप देख लो कि जैसे जैसे आर को इंक्रीज करोगे स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो कम होगा। अब आप देख लो कि मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब है कि ग्राफ ऐसे ही आएगा इस तरीके से। तो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड ड्रॉ दिस। तो अगर आपको टी वर्सेस आर का ग्राफ पूछते हैं तो ये ग्राफ आएगा ऐसे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे ये स्लोप बिल्कुल जीरो नहीं हो गया है। ऐसा नहीं कि ग्राफ यहां तक आते आते बिल्कुल दम तोड़ गया है और हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज R2 के ऊपर भी अगर आप देखो तो अभी भी ये स्लोप जीरो नहीं है। अगर इन्फिनिटी टेंड कर देते हो देन इट विल गो टू जीरो, बट अदरवाइज ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो देयरफॉर मामला ये है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको ये बताता है कि टेम्परेचर किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में आर के साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये आपको बताता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी तो सीधे ऐसे पूछ लेते हैं कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ जनरल पॉइंट, तो आप ये निकाल लिया। या ज्यादातर इसके क्वेश्चंस ग्राफ के टाइप के आते हैं कि बताओ टेम्परेचर आर के साथ साथ कैसे चेंज होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो आप ग्राफ बना दो इस तरीके से, ग्राफ बना दोगे तो उससे। और ग्राफ भी जो है वो कहां से बनता है, ग्राफ अल्टीमेटली इसी ग्रेडियंट से बनता है। और फर्दर ध्यान रखना कि आई निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे पिछला जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें तो मैंने आई की वैल्यू भी निकाल दी थी। लेट मी टेक यू बैक देयर। पिछला जो अपना सिचुएशन था उसमें तो ये आई की वैल्यू वगैरह निकालने की पूरी जहमत उठाई थी हमने, जरूरत नहीं है कुछ इस सब की। वो तो हमें निकाल के पूरा एक सिंपल केस के लिए रिजल्ट निकालना था तो कर लिया था। लेकिन यहां पे आप देख लो कि आई की वैल्यू निकाल के रखने की भी कोई जरूरत नहीं, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो फर्क नहीं पड़ता है नेचर ऑफ ग्राफ का के ऊपर उसका। तो देयरफॉर द ग्रेडियंट एंड द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। और अब तक हमने जितने केसेस देखे सब जगह अगर आप चाहो तो इस तरह का खेल आप खेल सकते हो। जैसे मैं और दिखाता हूं एग्जांपल्स, और हमने क्या क्या देखा था। जैसे आप ये देख लो स्ट्रेट रॉड का, ये जो मैं आपको सिचुएशन दी है दिस इज अ ओल्ड जेई एडवांस क्वेश्चन। और डेटा चेंज कर दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था कि 2-3 रॉड्स उन्होंने ऐसे सीरीज में ज्वाइन कर रखी थी और टेम्परेचर डिफरेंस लगा रखा था। और बेसिकली ये पूछा था, 4 ऑप्शंस दिए थे ABCD, और उसमें बताना था कि
टेम्परेचर वर्सेस एक्स का कौन सा ग्राफ बेस्ट है। तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स, तो एक्स तो आप ये मान लो कि एक्स इक्वल टू 0 है, ये आप मान लो एक्स एक्सेस हो गई, और ये पूछा था कि टी वर्सेस एक्स का कौन सा अप्रोप्रिएट ग्राफ बनेगा। तो अब देखते हैं, इसमें आप देख लो कि देखो ये तो पक्का है कि तीनों में ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई ये टेम्परेचर 100 है, ये टेम्परेचर फाइनली इधर जाके 0 हो गया, तो ठीक है सर ने क्या कहा था कि सिंपल रॉड के केस में स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो हम क्या करेंगे कि हम ये बढ़िया स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ऐसे। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन खींचने को बोला था एक रॉड के लिए, अगर 3 रॉड है तो 3 स्ट्रेट लाइन खींचनी होंगी। वो 3 स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, हो सकता है कि पहली वाली ऐसे जाए, दूसरी वाली ऐसे जाए, और तीसरी वाली ऐसे जाए, एंड सो ऑन। मतलब इनके स्लोप्स तीनों स्ट्रेट लाइंस के अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम स्लोप के साथ अपने को लाइन खींच देनी है। तो देयरफॉर अब आप देखो कि यहां पे बेसिकली अगर आपको क्वालिटेटिवली ग्राफ बनाना है तो आपको मेनली यही चाहिएगा कि इन तीनों में कौन से केस में स्लोप ज्यादा होगा और कौन से केस में स्लोप कम होगा, ये बेसिकली आपको चेक करना है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि dt बाई डी एक्स, अगर आप देखो तो dt बाई डी एक्स का वैसे तो हमें पता है कि अगर इस केस में देखोगे तो तीनों नेगेटिव तो होंगे, दैट इज फाइन, वी नो दैट, पर बाकी स्लोप का मैग्नीट्यूड कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा है, ये बेसिकली अपने को चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम मान लो पहली चीज ऑब्जर्व करें तो पहली बात तो ये कि ये तीनों के थ्रू थर्मल करंट तो सेम आएगा। तो अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगाता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू थर्मल करंट इंटू थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू एल अपॉन के ए, जो बेसिक कैलकुलेशन करते थे वो अगर करता हूं मान लो, और इससे निकाल लेता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट, माइनस साइन इधर ही छोड़ देते हैं चलो, इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई के ए, ये कर लेता हूं अगर मान लो। तो अब आप देखो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है इतना, आई डिवाइडेड बाई के ए। नाउ नोट दैट कि तीनों रॉड्स के लिए, लिसन वेरी केयरफुली, तीनों रॉड्स के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम सेम सेम, थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो तीनों की अलग अलग है, ये आपको दी है थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्मल करंट अगर आप देखोगे तो तीनों सीरीज में है, तो तीनों के थ्रू थर्मल करंट तो सेम होगा। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है स्लोप का तो ये दोनों तो रेस के बाहर हैं, ये दोनों तो सबके लिए सेम है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से आपको खाली चलना होगा, और कंडक्टिविटी जिसकी मैक्सिमम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्लोप कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी जिसकी मैक्सिमम होगी उसका स्लोप मिनिमम होगा। तो अगर मान लो मैं स्लोप्स आपको बोल देता हूं, ये रफर हटाते हैं यहां से, और मैं आपको स्लोप बोल देता हूं, मान लो कि इधर स्लोप m1 है, इधर स्लोप m2 है, इधर स्लोप m3 है। तो आप देख लो कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसका स्लोप सबसे उधर उस रीजन में स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, इस भाई की है। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है तो यहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो इसको मिलते हैं डबल स्टार। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो दोनों भाई हैं, इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम है, तो इन दोनों जगहों पे स्लोप सेम रहेगा, तो इन दोनों को मिलते हैं सिंगल स्टार। तो बस अब इसके बाद हमें ग्राफ ऐसा बनाना है। वैसे तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, तो अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया तो फिर आप 4 में से पकड़ लोगे कि कौन सा ग्राफ इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बाकी अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो ठीक है, पर बना देते हैं रफली। अब अपने को ऐसा ग्राफ बनाना है कि ये दोनों स्लोप कम रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे म्यूचुअली, और ये स्लोप ज्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा केयरफुली ग्राफ बनाते हैं, लेट्स यूज रेड कलर फॉर दैट मे बी। तो इट वुड बी समवट लाइक दिस कि एक ग्राफ बना दिया ऐसे, फिर यहाँ थोड़ा तेजी से नीचे लेके आते हैं और नीचे ले आते हैं चलो, और उसके बाद ये वाले ग्राफ को बना देते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फ्री हैंड कर्व है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये और ये स्लोप बराबर ही बन गया, देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, बट फिर भी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ये मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और ये दोनों भाई लोग बराबर रहेंगे, ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन सही तरीके से अप्रोच करोगे तो विद इन 10-20 सेकेंड्स उसका आंसर आ जाएगा। और मुझे याद है कि जब पूछा था तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बिना टेम्परेचर ग्रेडियंट के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वो बैठ के क्या कर रहे थे, पहले टेम्परेचर जंक्शंस का निकाल रहे थे, T1 T2, फिर उसके बाद डेल्टा T बाई L करके स्लोप निकाल रहे थे। मतलब आ गया था उनका भी आंसर, बट इट टुक मोर देन 2 मिनट्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बट सही तरीके से अप्रोच करोगे तो देख लो बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और देख लेते हैं एक एग्जांपल
टेम्परेचर ग्रेडियंट इफ यू रिमेंबर हमने थोड़ी देर पहले फ्रस्ट्रम वगैरह वाली सिचुएशन देखी थी, वहां पे भी बना के देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल कि मान लो ये फ्रस्ट्रम है। अब इसमें मान लो ये टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का रखा है, ये टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का रखा है। सपोज ये x इक्वल टू 0 है और ये आपको पता ही है कि ये आपकी x एक्सिस हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए तो आप देख लो कि स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है और एंडिंग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ये दो पॉइंट्स को एसेंशियली मुझे कनेक्ट करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो लाइन बनेगी रैदर, वो आप देख लो वो स्ट्रेट हो सकती है, या ऐसे कर्व हो सकती है, या ऐसे कर्व हो सकती है। मतलब क्वालिटेटिव ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो तीन ही ऑप्शन थे, तीन में से अगर आप पकड़ लोगे तो आपका काम हो गया। तो देख लेते हैं क्या करना होगा। यहाँ पे भी वही है कि अगर आप स्लाइस ले लेते हो x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की वगैरह वगैरह, तो यू कैन इजीली सी कि dt इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय dr, एंड dr अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय ka। ठीक है, तो देयरफॉर अब की बार में माइनस साइन भी नहीं लगा रहा बिकॉज द स्लोप इज क्लियरली पॉजिटिव, टेम्परेचर x के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। तो dt बाई dx अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा i डिवाइडेड बाय ka। इन अदर वर्ड्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये 1 अपॉन a के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मेन बात तो है बिकॉज i और k तो सेम ही रहेंगे, तो ग्रेडियंट जो है ये 1 बाय a के प्रोपोर्शनल है। अब अगर ग्रेडियंट 1 बाय a के प्रोपोर्शनल है तो यू कैन इजीली सी कि जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बढ़ता जा रहा है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो ग्रेडियंट यानी कि स्लोप डिक्रीज होगा। स्लोप डिक्रीज होगा मतलब कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। रफली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा कर्व बनेगा। यू कैन इजीली सी बहुत हल्का सा कर्व बनेगा बिकॉज हमने वैसे भी देखा है कि ये एरिया का बहुत ज्यादा वेरिएशन करते हैं तो प्रॉब्लम ही गड़बड़ हो जाती है। तो देयरफॉर हल्का सा अगर आप देखोगे तो हल्का सा ये डाउनवर्ड स्लोप होता जाएगा इससे, मतलब जो कर्वेचर है इसका वो इस तरह से रहेगा दैट इट विल बी कॉनकेव डाउनवर्ड्स। इस तरह का आपका ग्राफ आएगा, ये चीज है। तो ये देख लेना, टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत सिंपल सा आइडिया होता है। द ओनली थिंग इज दिस कि नाम बहुत बड़ा होता है। इससे पुरानी कहानियों की अगर बात करते हैं तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जब मेरा स्टूडेंट था तो मेरी प्रिपरेशन लेवल कैसी थी। जब आईटी निकाल लिया था वो ठीक है, लेकिन मतलब मैं ग्रेडियंट वेडियंट ना मेरी इंग्लिश भी बहुत खराब थी। तो ग्रेडियंट वेडियंट जैसे वर्ड तो समझ में नहीं आते थे, टेम्परेचर समझ में आ गया था, वही बड़ी बात है। ग्रेडियंट जैसा था, मैंने तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखते ही छोड़ दिया था बिकॉज आई वाज अफ्रेड ऑफ द वर्ड ग्रेडियंट। यार ग्रेडियंट कहाँ से आ गया, मतलब आई वाज टेक्निकली फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन इंग्लिश में बड़ी बुरी हालत थी, मतलब ऑब्वियस जैसे सिंपल वर्ड्स का भी मीनिंग नहीं पता होता था। तो देयरफॉर फिजिक्स में मेरा बड़ा सिंपल सा रूल था एक और, कि जहां पे भी इंग्लिश का बड़ा सा वर्ड आता था वो मेरी टेंडेंसी रहती थी कि उसको छोड़ दो। तो ग्रेडियंट तो मैंने शब्द देखते ही छोड़ दिया था, मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता था। लेकिन हाँ, अगर कोई सिंपल हिंदी में अगर ये बता देता है कि भाई ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है और dt बाई dx होता है तो मैं कर लेता उसको, पर ठीक है नहीं पता था तो छोड़ दिया था। और अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े वर्ड्स देख के फिजिक्स के अंदर इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स देख के छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत करना, बिकॉज ध्यान रखना फिजिक्स में अगर आप एक बार कोर कंसेप्ट पकड़ लो तो चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, चाहे न्यूटन्स लॉज हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक अगर आप फिजिक्स में कोर कंसेप्ट पकड़ लो तो फिर आसान हो जाता है। टफ तभी तक लगता है जब तक फंडा नहीं पता होता, तब तक बड़े बड़े वर्ड्स आप डालते रहो किसी के ऊपर, वो टफ लगता है। बट वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स फिर कुछ भी चीज टफ नहीं होती है, सब चीजें आपकी आराम से सॉल्व हो जाती है। तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ बिग वर्ड्स। चाहिए तो आजकल तो खैर गूगल सब कुछ है, तो आप गूगल करके कैसे भी वो वर्ड का मीनिंग ढूंढ लो एंड सो ऑन, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स। बट चलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम का भी एक छोटा सा फंडा था जो हमने यहाँ पर देख लिया है। चलो, थर्मल कंडक्शन में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस मैं आपको दिखाता हूँ। और एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम कुछ लेक्स की फ्रीजिंग की बात करने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होता है थर्मल कंडक्शन का। देखो, ये तो आपने सुना ही होगा, या अगर आप बहुत ठंडे एरियाज में रहते हो तो आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो लेक्स वगैरह होती है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, ये नॉर्मली तो खैर ऑब्वियसली लिक्विड होती है, लेकिन सर्दी के टाइम पे ये ऊपर से फ्रीज होना शुरू होती है। जब एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है तो ऊपर से फ्रीज होना शुरू होती है, और धीरे 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 जब ठंड पड़ती है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10-20 दिन बाद आइस की लेयर मोटी होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब इतनी मोटी हो जाती है कि आप उसके ऊपर चल भी सकते हो फिर भी नहीं टूटेगी, और अगर आप वेट करते हो तो इतनी भी मोटी हो सकती है कि आप उसके ऊपर पूरी गाड़ी चला दो तब भी नहीं टूटेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि अगर मान लो हम एक आइस
वाली लेक, मतलब एक लेक के फ्रीज होने का इंतजार कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 पे मान लो अगर वो फ्रीज होनी शुरू होती है तो कितने टाइम बाद कितनी मोटी आइस की लेयर बन जाएगी, ये हम निकालेंगे। यू कैन इजीली सी दैट दिस विल हैव इमेंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, बिकॉज अगर मान लो सपोज लेट अस से कि आप किसी इस तरह के एरियाज में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है, एक तो अंदाजा होता है, जो लोकल लोग होते हैं उनको अंदाजा होता है कि सर इतने टाइम में इतनी लेयर तो बन ही जाती है, लेकिन मान लो सपोज किसी साल बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, किसी साल बहुत कम सर्दी पड़ गई, तो जो इस तरह के आइडियाज होते हैं लोगों के वो फेल होना शुरू हो जाते हैं फिर वहां पे। तो देयरफॉर आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि भाई ठीक है, इस साल अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लो -20 डिग्री सेल्सियस है, तो कितने टाइम में कितनी थिकनेस की लेयर बनेगी, ये अगर आपको आता है तो आप इसका बड़ा सारा यूज कर सकते हो। आप मान लो सपोज लेट अस से कि टूरिस्ट को मान लो सपोज एडवाइस देना चाहते हो, तो टूरिस्ट को आप एडवाइस दे सकते हो कि भाई ठीक है बेटा 20 दिन के बाद इतनी लेयर बन जाएगी कि तुम उसके ऊपर आराम से चल सकते हो। तो वहां पे आप क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई इस डेट के बाद इस एरिया में जाना अलाउड है, उसके पहले अलाउड ही नहीं है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर बर्फ की लेयर पतली है, चलते चलते टूट गई, टूटने के बाद कोई अंदर गिर गया, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो देयरफॉर ये कर सकते हो, या कुछ भी मतलब इन जनरल वहां पे बहुत सारी कैलकुलेशंस आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे निकालेंगे कि अगर मान लो मेरे पास कोई लेक है, एक सिंपल सा केस लेते हैं हम, तो इसका पूरा जो पानी है, मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो एटमॉस्फेयर है मान लेते हैं कि ये सडनली -20 डिग्री सेल्सियस हो गया है किसी दिन, और तब लेयर बाय लेयर बाय लेयर ये लेक फ्रीज होना शुरू होती है। और हमारा हमारा टारगेट क्या है वो देख लेते हैं। हमारा टारगेट ये है दैट वी विल फाइंड थिकनेस ऑफ लेयर एट टाइम टी। जनरल टाइम टी के ऊपर थिकनेस कितनी बन जाएगी आइस की, ये अपने को बेसिकली निकालना है। और अभी देखना कि थर्मल कंडक्शन, कैलोरीमेट्री, ये दोनों मिक्स करने वाले हैं यहाँ पे, और इन दोनों के मिक्सिंग का ये बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल होता है। देखो क्या करेंगे देखते हैं। सी हम इसमें एक चीज मान लेते हैं सपोज कि आइस को जमते जमते एक टाइम टी बीत चुका है, और ये मान लेते हैं सपोज कि टाइम टी के अंदर ऑलरेडी एक लेयर बन चुकी है, और ये जो लेयर है इस लेयर की थिकनेस मान लेते हैं x। टाइम t में मान लेते हैं कि x थिकनेस की लेयर तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ऑब्वियसली अगले dt टाइम में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी। अगले dt टाइम में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी जो थिकनेस बढ़ जाएगी, इस थिकनेस को हम dx बोलने वाले हैं। तो अगले dt टाइम में dx थिकनेस की आइस की लेयर यहां पे और बन जाएगी। और अब आप देखो हम यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी का आइडिया लगाएंगे। हमें पता है कि टाइम टी पे अगर इतनी मोटी लेयर बन गई है तो हीट अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के डायरेक्शन में हीट एस्केप कर रही है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द हॉट एंड एंड -20 डिग्री सेल्सियस इज द कोल्ड एंड। तो अगर आप देखोगे तो हीट फ्लो कर रही है ऐसे। और अगर हम ये जरा dt टाइम की बात करें, अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि dt टाइम में कितनी और आइस बनेगी, तो आप देख लो कि dt टाइम में dq अमाउंट ऑफ हीट होगी जो यहां से एस्केप कर जाएगी। और हमें पता है दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq बाई dt हो जाता है ka डेल्टा t डिवाइडेड बाय l, वेयर यहां पे अगर आप देखोगे तो k का मतलब होगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। बिकॉज आप ये देखो कि ये जितनी आइस की लेयर ऑलरेडी बन चुकी है, ये एक तरह से इंसुलेशन का काम कर रही है, स्वेटर का काम कर रही है, ये यहां से हीट को एस्केप करने से रोक रही है। तो ये जो लेयर है जिसको मैं अभी वापस दिखाता हूं ग्रीन कलर से, ये जो चीज है इसके थ्रू हीट एस्केप कर रही है। अब इसकी जो थिकनेस, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो k की जगह आएगी, इसका जो थिकनेस होगा वो l की जगह आएगा, और लेक का अगर मान लो सपोज क्रॉस सेक्शन कुछ एरिया है बड़ा सा, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया a की जगह आएगा, जो अभी देखना लास्ट में कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, एरिया ऑफ लेक और x यहां पे आ जाते हैं, और डेल्टा t अगर आप देखो तो 0 माइनस -20 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 20 एक तरह से। तो देयरफॉर अगर हमें ये निकालना था कि dt टाइम में कितनी हीट एस्केप होगी, तो dt टाइम में जो हीट एस्केप होगी ये हो जाएगी 20 ka बाय x मल्टीप्लाइड बाय dt। दिस इज द हीट दैट इज गोइंग टू एस्केप इन टाइम dt। और हम इसके आगे थोड़ा सा कैलोरीमेट्री लगाने वाले हैं, बिकॉज अगर अब हमें ये पता चल गया कि dt टाइम में कितनी हीट जाएगी,
तो उस हीट की वजह से कितना वाटर फ्रीज होगा वो हमें कैलोरीमेट्री बता देगा, बिकॉज कैलोरीमेट्री होता है Q इक्वल टू ml। तो अगर dq हीट जाती है तो उसकी वजह से कितना पानी फ्रीज होता है वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फ्रीज विल बी dq डिवाइडेड बाय l। और L की अगर आप बात करोगे तो L एक तरीके से लेटेंट हीट है, तो L को तो अपन L ही रहने देंगे, तो dq की वैल्यू डाल देते हैं बस 20 Ka बाय x dt। ये dq है और L हो जाता है लेटेंट हीट। ध्यान रखना L इज नॉट एनी काइंड ऑफ लेंथ, L आपका है लेटेंट हीट विच इज लाइक 80 कैलोरी पर ग्राम वाली जो लेटेंट हीट थी वो है ये। तो इतना मास तो आपका फ्रीज होगा, इतना पानी एक तरीके से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद फाइनली अगर मान लो सपोज आइस की डेंसिटी है लेट अस से रो, ध्यान रखना पानी की नहीं आइस की डेंसिटी है अगर मान लो रो, तो हमें ये नहीं निकालना था कि पानी कितना बनेगा, मतलब सॉरी आइस कितनी बनेगी उसका हमें मास नहीं निकालना था, हमें तो ये निकालना था कि जो लेयर बनेगी एडिशनल उसकी थिकनेस कितनी होगी। ये dx बेसिकली अपने को निकालना था, बिकॉज हमारा बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि अगर आपको x निकालना है तो x के ऊपर फोकस मत करो, आप तो dx निकालो, उसको इंटीग्रेट करके x आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देयरफॉर हमें dx निकालना था विच इज ऑलमोस्ट डन, बिकॉज मास अगर आप देखोगे तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो इफ यू डू दैट 20 Ka बाय XL dt अगर इधर कॉपी मार देते हो तो यू कैन इजिली सी ये सब हो जाएगा कैंसिल, और इसके बाद आपको कुछ काम की चीज यहाँ पे मिल जाएगी ये चीजें। ठीक है, तो देख लो हमें बेसिकली dx निकालना था और dx हमारे पास आ गया है। इसी रिजल्ट को जरा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जो बॉटम पे है पेज के, इसको आप देखो कि ये हमें पता चल गया है कि अगले dt टाइम में कितनी थिकनेस आइस की और बढ़ेगी, ये हमें पता चल गया। बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो अपना पूरा काम हो जाएगा, बट यू नो वेरी वेल कि इंटीग्रेट करने से पहले हमें इस x को dx के साथ पुट करना होगा। अगर कहीं t होता तो dt के साथ पुट करते, बट वो है ही नहीं तो चलो कोई बात ही नहीं है। तो यू विल हैव हियर x dx इज इक्वल टू 20K बाय रो मल्टीप्लाइड बाय dt, ये आ जाएगा। इसको कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 20K बाय रो इंटू टी, ये आ जाएगा। और लिमिट्स बस डाल देते हैं, यू कैन सी कि t इक्वल टू 0 के ऊपर x का वैल्यू 0 था और जनरल टाइम t पे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यू कैन सी कि लिमिट्स पुट करने से कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं जाएगी, यू जस्ट रीअरेंज द होल थिंग। तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 40K बाय रो इंटू टी। इन अदर वर्ड्स ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, लेकिन रफली आपको ये ध्यान रखना है कि जो x आएगा अगर दोनों साइड रूट ले लो तो जो x आएगा वो रूट ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लेट मी राइट दैट डाउन हियर। जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगेन आई विल रिपीट कि रिजल्ट आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि x जो है ये टाइम के रूट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें ये रिजल्ट लग जाता है कि x आपका रूट ऑफ t के टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक बार मुझे याद है कि जेईई एडवांस में नहीं मेंस था या बिटसेट था, कुछ इस तरह का एग्जाम था, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि बर्फ जमनी शुरू हो गई एक लेक के ऊपर और फिर उन्होंने बोला था कि अगर फर्स्ट 4 आवर्स में अगर 2 सेंटीमीटर की लेयर बनती है तो फिर उन्होंने कहा था कि फिर ये बताओ कि जो टोटल पहले 16 आवर्स होंगे, मतलब बर्फ जमने के 16 घंटे बाद लेयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये पूछा था उन्होंने। तो यू कैन इजीली सी कि अब इसमें अगर आप सारा इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो इतना टाइम ही नहीं रहता है, मतलब वो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस में इतना टाइम ही नहीं रहेगा, एंड देयर इज नो नेसेसिटी आल्सो, बिकॉज ये तो बड़े आराम से याद कर सकते हो कि जो थिकनेस है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसी बात है तो यू कैन डायरेक्टली सी कि अगर कांस्टेंट को आप के बोल देते हो तो जब रेशियो लोगे दोनों का तो के कट जाएगा, या चलो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं कि अगर थिकनेस सम कांस्टेंट इनटू रूट टी है तो इन दोनों केसेस के अंदर इक्वेशन लिख के उनका आप रेशियो ले लो। यू कैन से दैट x1 बाय x2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 बाय t2। अब यहां पे आप देख लो कि थिकनेस थी एक बार 2 दूसरी बार x, और जब 2 थी तब कितना टाइम हुआ था 4 घंटा, ये हुआ था
16 घंटा, तो 1/4 ये हो जाता है 1/2, तो देयरफॉर यू कैन सी कि x की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर आपकी बर्फ की थिकनेस हो जाएगी, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता है तो। बिकॉज जनरली तो क्या होता है कि अगर अपने को आइडिया नहीं लगता है इस तरह का, इस तरह की रूट की प्रोपोर्शनलिटी नहीं पता है, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लीनियर रिलेशन मान के चलते हैं कि अगर भाई ठीक है 2 सेकंड में इतना हुआ था तो 4 सेकंड में उसका डबल हो जाएगा, 16 सेकंड में उसका 4 गुना हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप देखो तो 2 सेकंड के अंदर सॉरी 4 आवर्स में अगर मान लो सपोज 2 सेंटीमीटर था, तो इसका चौगुना टाइम कर दोगे, 4 टाइम्स कर दोगे, तो ये 8 हो जाना चाहिए था। उन्होंने ऑप्शन 8 ऑब्वियसली दिया था, बट ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी दी आंसर। तो ध्यान रखना, बॉटम लाइन ये है कि जनरल थ्योरी पता होनी चाहिए, बिकॉज एडवांस में अगर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके कुछ बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं वो। तो जनरल थ्योरी आपको 100% पता होनी चाहिए कि कैसे इंटीग्रेशन से निकालते हैं, बट फिर भी साइड बाय साइड ये थंब रूल पता होना चाहिए, बिकॉज बिना इसके आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पूरे कैलकुलेशन करके, छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये ध्यान रखना, तो ये फंडा एक थोड़ा सा होता है कि लेक्स की फ्रीजिंग वीजिंग का क्या आइडिया होता है, वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो भाई थर्मल कंडक्शन में और आगे चलते हैं। दिस विल बी वन ऑफ द लास्ट पार्ट्स ऑफ थर्मल कंडक्शन। हम इसमें ये देखेंगे, इस तरह की सिचुएशन को हम स्टडी करेंगे जिसमें जो सोर्स होता है और जो सिंक होता है, सोर्स से मेरा मतलब है हायर टेम्परेचर वाला एंड जहां से हीट आती है, सिंक का मतलब होता है लोअर टेम्परेचर वाला एंड जहां पे जाके हीट खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, उस सिस्टम से रॉड से बाहर हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपन देखेंगे जहां पे सोर्स और सिंक के टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये टेम्परेचर चेंज होते हैं। इस तरह की सिचुएशन को देखेंगे और ये बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। सी नॉर्मली तो मैं क्या करता था कि इस तरह के क्वेश्चन में बोल देता था कि यहां पे बॉइलिंग वाटर है और यहां पे मेल्टिंग आइस है। तो बॉइलिंग वाटर और मेल्टिंग आइस लेने का फायदा ये होता था कि अगर थोड़ी हीट आ भी जाती थी तो उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता था, उससे थोड़ी और आइस मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर 0 है तो 0 ही रहेगा और यहां पे अगर 100 है तो 100 ही रहेगा। और हमें पता है कि थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस 100 है अभी भी, 2 मिनट बाद भी, 4 मिनट बाद भी, 10 मिनट बाद भी, तो थर्मल करंट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी टेम्परेचर्स कांस्टेंट रहेंगे और होता क्या है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है। अगर मान लो सपोज ये लेटर से कि 200 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था, दो मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, इंसुलेटेड ब्लॉक्स थे, आपने इन्हें एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद धीरे धीरे इनका टेम्परेचर बराबर होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस इनके बीच का कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में दिक्कत ये आती है कि थर्मल करंट भी कम हो जाता है और अगर वेरिएबल थर्मल करंट है तो हमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह के चक्कर में पड़ना पड़ता है, फिर वहां पे हमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और वो देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या होता है। तो ध्यान रखना कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने अभी तो बहुत सारी देखी हैं जिसमें सोर्स और सिंक के टेम्परेचर हमने फिक्स्ड मेंटेन कर रखे थे, ये टाइम के साथ साथ बराबर होने की टेंडेंसी नहीं होती थी इनकी, लेकिन यहां पे हम ये केसेस देखेंगे कि जहां पे इनकी टेंडेंसी बराबर होने की धीरे धीरे होती है, उन केसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है ये हम देखेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। और देखो मैंने सिचुएशन क्या बनाई है वो पहले बता देता हूं। सी यहां पे मान लो सपोज ये पूरा का पूरा एक इंसुलेटेड सिस्टम है, हीट जो है वो कहीं से भी साइड से बच के नहीं निकलने वाली है, ये तो हम एज्यूम कर ही लेते हैं वैसे तो। और मान लो ये पूरा इंसुलेटेड सिस्टम है जिसमें लेफ्ट साइड वाले कंटेनर के अंदर M1 मास का कुछ लिक्विड भरा था मान लो, जिसका टेम्परेचर इनिशियली था T10 विच इज लेट अस से द हायर ऑफ द टू टेम्परेचर्स। दूसरे साइड M2 मास का लिक्विड भरा था, इसका टेम्परेचर इनिशियली था T20। मैंने इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया है, रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ वगैरह सब दिया है और जो डेटा चाहिएगा वो सब हम एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिकली ये निकालना है, फाइनली हमारा टारगेट ये है कि एक जनरल टाइम T के बाद इन दोनों कंटेनर्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली अगर आप देखो तो T10 माइनस T20 है, हमें निकालना है कि जनरल टाइम T के बाद टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा टारगेट है। अब क्या होता है इस तरह का तरीका, इस तरह के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का, देखते हैं। सी पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, ध्यान रखना कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली थोड़ी सी लेंदी होती हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा नंबर 1
और उसके साथ साथ कई सारे कैलकुलेशंस और भी होंगे, तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम्स लेंदी होती है, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। और बाकी देखते हैं क्या करेंगे इसमें, कैसे चलते हैं। देखो अब अगर ये आइडिया लग ही गया है कि इंटीग्रेशन होगा, तो हमें ये भी पता है कि इसमें हम जनरल टाइम टी की सिचुएशन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो देखो मान लेते हैं सपोज कि चलते चलते टाइम टी बीत चुका है। जनरल टाइम टी पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड वाले का टेम्परेचर हो चुका होगा कुछ कम, राइट साइड वाले का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी अभी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि T1 जो है उससे ज्यादा T2 हो जाए, तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी भी कैपिटल T1 कैपिटल T2 से ज्यादा ही है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस पहले से थोड़ा कम हो गया। तो जनरल टाइम टी पे मान लेते हैं कि इनके टेम्परेचर्स हो गए हैं कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2। अब यहां पे अगर आप देखो तो थर्मल करंट जो होगा, थर्मल करंट होता है KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L। तो आप देखो जनरल टाइम टी पे अगर आप देखोगे तो थर्मल करंट इतना होगा, और थर्मल करंट भी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऐसा लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि टाइम के साथ साथ कैपिटल T1 और कैपिटल T2 ये दोनों टेम्परेचर जो है ये टाइम के साथ साथ वेरी कर रहे हैं। सी के ए और एल तो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई लोग जो है ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। तो देयरफॉर थर्मल करंट वेरिएबल है, और थर्मल करंट अगर वेरिएबल है तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि जो टोटल हीट फ्लो होगी वो थर्मल करंट इनटू टाइम टेकन हो जाएगी, ये हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमें ये तो बोल सकते हैं अपन कि dt टाइम में जो हीट फ्लो होगी वो हो जाएगी इतनी, dt टाइम में इतनी हीट फ्लो होगी, ये हम 100% बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये T1 माइनस T2 इंटीग्रल के बाहर नहीं आएगा, दिस इज T2, सो लेट मी करेक्ट दैट, ये बात है। तो हमें इसमें इक्वेशन तो यहां पे मिल जाएगी एक, बस इसको भी इक्वेशन नंबर 1 ही बोल सकते हैं, ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। एक इक्वेशन तो मिल जाएगी हमें ऐसे। अब इसके आगे हमें और सोचना है कि हमें क्या करना है, बिकॉज हमें तो ये निकालना है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा एट अ जनरल टाइम टी। मतलब रफली अगर आप देखो तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा टाइम के साथ साथ, वो अपने को रफली स्पीकिंग निकालना है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। इसके आगे हम इसमें थोड़ा सा और यूज करते हैं, अपनी स्पेसिफिक हीट के आइडिया का। सी किसी चीज को अगर DQ हीट दे दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और कितना बढ़ता है वो आप याद करो कि हीट देने से टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ये हम निकालते थे कैलोरीमेट्री वाली इक्वेशन Q इक्वल टू MC डेल्टा T से। लेट मी राइट दैट हियर। तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T अपने को ये बताता है कि हीट देने से टेम्परेचर कितना चेंज होता है। तो जरा ये भी हम लेफ्ट और राइट वाले दोनों पे लगा देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है इसमें कि डेल्टा T वाज राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, एंड Q वाज हीट सप्लाइड टू द बॉडी, ये हमारा नोटेशन था वहां पे। तो अब राइट वाले कंटेनर को पहले देखो, dt टाइम में अगर dq हीट फ्लो करती है, देन द हीट गेन्ड बाय द राइट कंटेनर विल बी इक्वल टू dq। तो राइट वाले कंटेनर के लिए dq विल बी इक्वल टू m c dt। अब ध्यान से देखो, हमें स्पेसिफिक हीट भी लगेगी तो वो भी देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट मान लो सपोज इधर भी लिख देता हूं, C1 और C2 है दोनों के मटेरियल्स की, तो ये भी देना पड़ेगा, ये मैंने दे दिया आपको। और टेम्परेचर भी आप देखो, मैं टेम्परेचर चेंज को dt नहीं लिख सकता, बिकॉज T भी अगर आप देखो तो T1 एक अलग वेरिएबल है, T2 अलग वेरिएबल है। तो इसके टेम्परेचर चेंज को dt2 से डिनोट करेंगे, इसके टेम्परेचर चेंज को dt1 से डिनोट करेंगे। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी आपकी किसके लिए, सेकंड वाले यानी कि राइट वाले कंटेनर को अगर dq हीट मिलेगी तो उसका कितना टेम्परेचर चेंज होगा, ये एक इक्वेशन हो जाती है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। और ये सेम कैलोरीमेट्री की इक्वेशन अब मैं लेफ्ट वाले में भी लगाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर dq हीट फ्लो हो रही है, राइट वाले ने dq अगर गेन करी है तो लेफ्ट वाले ने dq लूज करी है, और अगर आप dq लूज करते हो तो इसका मतलब है कि गेन कितना होगा, माइनस dq। तो देयरफॉर माइनस dq इज द हीट गेन्ड बाय द लेफ्ट कंटेनर, and this will be equal to mass into C into change in temperature। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन ज्यादा नहीं सोच रहे, सबसे पहले तो भाई जो जो इक्वेशन बनती जा रही है वो इक्वेशन बनाते जा रहे हैं, इसके बाद आप सोचेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन यहां तक कंसेप्ट आप देखो, दो चैप्टर्स के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं। सबसे पहले थर्मल कंडक्शन अपने को ये बताता है कि dt टाइम में कितनी हीट फ्लो होगी,
ये हमें बताता है थर्मल कंडक्शन। कैलोरीमेट्री वाला स्पेसिफिक हीट वाला जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि ठीक है भाई, इतनी हीट फ्लो हो गई है, तो अगर इतनी हीट किसी को मिल रही है तो उसका कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतनी हीट किसी से ली जा रही है तो उसका कितना टेम्परेचर कम होगा। हीट फ्लो का टेम्परेचर चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो मिलता है आपको कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट वाले चैप्टर से। अब इसके बाद हमारे पास मसाला पूरा का पूरा तैयार है। अब इसको मसाले को भर के अपने को पूरी कचौड़ी बनानी है। तो देखो मसाले को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमारा टारगेट क्या है, ध्यान रखना है अपने को। हमें निकालना है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा एट टाइम टी, मतलब ये टेम्परेचर्स बेसिकली अपने को निकालने हैं एट टाइम टी, रफली दैट्स द टारगेट। क्या करेंगे देखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हीट तो निकालना नहीं है, डी क्यू तो जो है वो बीच की चीज है, उसको हमें उड़ाना ही है। तो ये डी क्यू जितने हैं इनको तो अपने को उड़ाना ही होगा, तो डी क्यू को उड़ाने का टारगेट रखते हैं। और दूसरा एक और देखो कि लकीली यहां पे आप देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑलरेडी है, हमें T1 और T2 अलग अलग नहीं निकालने हैं। टारगेट क्या था कि T1 माइनस T2 निकालना था, तो T1 माइनस T2 यहां पे ऑलरेडी है। अब अगर एक काम करते हैं, मान लो इन दोनों इक्वेशंस को एक छोटी सी चालाकी कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर मान लो सपोज, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। या चलो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने की बजाय एक काम करते हैं, M2C2 को इधर नीचे लेके आते हैं, M1C1 को इधर नीचे लेके आते हैं, मतलब DT1 और DT2 को अकेला कर देते हैं राइट साइड में, और फिर उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यू कैन सी कि यहां पे भी T1 माइनस T2 टाइप की चीज आ जाएगी। मैं लिख के दिखाता हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। सी DQ डिवाइडेड बाय M2C2, इसमें से सेकंड में से चलो थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड ही है और थर्ड वाले को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, DQ के नीचे लिखो M1C1 और ये हो जाएगा DT2 माइनस DT1, ये बोल रहा हूं मैं। एंड नाउ यू कैन इमीडिएटली सी कि ये सब्ट्रैक्ट करने से ना, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने से मुझे बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि यहां पे अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो इसको आप लिख सकते हो D ऑफ T2 माइनस T1। अब इस इक्वेशन को अगर लेट से आप एक सेकंड के लिए फोर्थ इक्वेशन बोल दो, और ये फर्स्ट अपने पास थी। इन दोनों इक्वेशंस में आप देख लो कि हमें अल्टीमेटली T1 और T2 अलग अलग नहीं निकालने थे। हमें क्वेश्चन में बोला था कि T1 माइनस T2 निकालना है, डेल्टा टी निकालना है अपने को। तो अब ये डेल्टा टी यहां पे भी है और डेल्टा टी यहां पे भी है। तो अगर डेल्टा टी को अगर आप एक वेरिएबल x की तरह ट्रीट कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आगे वो काफी आसान हो जाएंगे। बट अंडरस्टैंड दैट कि इस प्रॉब्लम में फिजिक्स कहां तक थी, जैसे ही आपने ये तीन इक्वेशन लिख ली फिजिक्स का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने ये तीन इक्वेशन लिख लिए तो इसका मतलब है कि आपके फिजिक्स के आइडियाज तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो मैं थोड़ी बहुत चालाकियां कर रहा हूं वो सारी की सारी मैथमेटिकल है बस। अगर मान लो इसी में आपको ये बोला होता कि भाई T1 अलग निकालो, T2 अलग निकालो, तो फिर इन इक्वेशंस को आप इस तरीके से नहीं डिटेल में सॉल्व करते। लेकिन लकीली अगर इन्होंने डेल्टा टी निकालने को ही बोला है तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम क्या करें, बस हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इस तरह से कर लोगे तो डेल्टा टी थोड़ा आराम से आ जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये लास्ट में जिसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोल रहा था, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं और फिर उसके बाद बाकी सब हटा देंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट दीज इक्वेशंस। तो ये जो लास्ट में फोर्थ टाइप की इक्वेशन आई थी, इसमें आप देखो एक तो DQ को कॉमन ले लो, M1C1 M2C2 ऐसे अलग कर लेते हैं, माइनस साइन भी एक इधर डाल देते हैं और D के अंदर डाल दो अब T1 माइनस T2, बिकॉज यू नो दैट T1 इज एनीवे बिगर देन T2, सो इट विल बी बेटर कि आप इसको ऐसे लिख लो। नाउ कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4 एंड गेट रिड ऑफ ऑल द रफ वर्क। तो अब आप देखो, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को आप ध्यान से देखो, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं और इनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमें DQ की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो DQ को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से DQ को उठा के डाल देते हैं फोर्थ इक्वेशन में। थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी बट बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस KA/L। और एक काम और करते हैं, T1 माइनस T2 जो था डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, इसको एक वेरिएबल x से डिनोट कर देते हैं सपोज। तो ये हो जाएगा x इंटू dt और इसके साथ साथ क्या था 1/M1C1 1/M2C2। बड़ी लंबी सी इक्वेशन है लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड में सिंपली dx, ये बात है।
तो अब आप देख लो कि इक्वेशन बड़ी सी दिख रही है, लेकिन ये बड़े सारे जो कांस्टेंट्स हैं इनको तो हम उड़ा ही देंगे एक ही बार में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सी कि अब ये सारे के सारे जो कांस्टेंट है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को हम लेट अस से वेरिएबल कैपिटल ए, सॉरी कांस्टेंट को हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। तो यू विल हैव, माइनस को भारी रखते हैं, माइनस, चलो कैपिटल ए नहीं बोल सकते बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ ए हियर, तो इस कांस्टेंट को सी बोल देते हैं, चलो। तो माइनस सी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है। एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन में लिमिट्स ध्यान से रखना, t इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस था T1 माइनस T2 जो था वो कितना था, T1 0 माइनस T2 0, ये टेम्परेचर डिफरेंस था इनिशियली। और एक जनरल टाइम t के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, मान लो डेल्टा t बोल देता हूं उसको, कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T2 को मैंने डेल्टा t बोल दिया एट अ जनरल टाइम t। तो ये लिमिट्स रख दो, और ये लिमिट्स रख के बस आप इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। यू कैन इजीली सी, लॉग आएगा, लॉग को ई में कन्वर्ट करोगे, बड़ा मजेदार काम होता है। तो लेट अस डू ऑल दोस थिंग्स एंड लेट्स गेट टू अ फाइनल आंसर। यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपका माइनस सी टी, इसमें तो कुछ है नहीं। राइट हैंड साइड में आप देख लो, लॉग के अंदर ये दोनों आएंगे, और अपनी प्रैक्टिस तो है ही इसकी, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज जरा पुट कर ही देता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। तो T1 0 माइनस T2 0 ऐसा हो गया। ई में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 0 माइनस T2 0 बाहर। देखो बीच बीच में मैं अभी स्टेप्स खा रहा हूँ बिकॉज हमने ये लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले बहुत इंटीग्रेशन किए, तो आई एम प्रेटी श्योर कि मैं बिल्कुल धीरे 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 करूंगा तो आप मुझसे पहले बोर हो जाओगे, तो मैं स्टेप्स थोड़े से जंप मार मार के थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। और चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके बीच में स्टेप्स पेन एंड पेपर लेके आप फिल करके अच्छे से देख सकते हो। और यू कैन इजीली सी कि फाइनली अगर आप सब कुछ निकालते हो तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कांस्टेंट जो है वो तो ठीक है, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में मार्क कर ही रखा है कि कांस्टेंट क्या चीज है, लेकिन यू कैन इजीली सी कि ये अपने पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कंटेनर्स अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर आप बनाते हो तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आएगा, यू ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है। टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में अगर आप देखोगे तो तेजी से गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इनके बराबर होते जाएंगे वैसे वैसे थर्मल करंट कम होता जाएगा। जैसे जैसे थर्मल करंट कम होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर का गिरने का, टेम्परेचर डिफरेंस कम होने का रेट भी कम होता जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ फ्लैट होता जा रहा है। और अगर बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से देखो तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम लेगा फ्लैट होने में, दोनों टेम्परेचर्स बराबर होने में। आइडियल कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट टाइम लेंगे। ऑल्दो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो हीट के लॉसेस इधर से भी होते हैं, इधर से भी होते हैं, तो बहुत सारे और फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करते हो तो कुछ फाइनाइट टाइम में बराबर हो जाते हैं। बट अंडर दीज अजम्पशंस द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर्स टू इक्वलाइज विल टेंड टू इन्फिनिटी, ये बात है। तो ये आप देख लो, ये बहुत यूनिक थ्योरी होती है जो भी हमने देखी है, और इसका ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये तो एक एग्जाम्पल था। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आप बना सकते हो इस थ्योरी के ऊपर बेस, जिसमें ये जो दो कंटेनर्स होते हैं जिनके बीच में थर्मल कंडक्शन होता है, इनकी अगर आपको कहीं भी स्पेसिफिक हीट वगैरह दी है तो आप समझ जाओ कि अगर स्पेसिफिक हीट दी है तो इसका मतलब है कि इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा, और फिर आपको इस तरह से इंटीग्रेट वगैरह करके रिजल्ट निकालना होगा। एंड कभी अगर इनको आसान क्वेश्चन देना है तो दोनों कंटेनर में से ये खाली एक का टेम्परेचर वेरी करेंगे। मुझे भी अगर एग्जाम में बच्चों को थोड़ा इजी क्वेश्चन देना होता तो मैं क्या करता हूं, ये बोलता हूं कि इस कंटेनर के अंदर तो प्रॉपर मटेरियल भरा है, और दूसरे कंटेनर के अंदर मैं मेल्टिंग आइस कर देता हूं। मेल्टिंग आइस का मतलब है कि ये वाला जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो जाता है, तो प्रॉब्लम में थोड़े कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम भी देते हैं जहां पे दोनों का टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो विद दिस नाउ वी कैन से कि हमने थर्मल कंडक्शन में काफी सारी थ्योरी देख ली है, काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देख लिए, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस चैप्टर। तो थर्मल कंडक्शन का मेरे तरफ से तो काम हो गया, लेकिन ध्यान रखना हर लेक्चर के एंड में, मैं हर टॉपिक के एंड में ये चीज जरूर बोलता हूं कि वीडियो लेक्चर स्टडी करने का काम खाली 10% का होता है, उसके बाद 90% खेल शुरू होता है आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से। तो देयरफॉर ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल्स, थ्योरी, ये वो सब करवाए हैं, ये आप पहले मास्टर कर लो। इसके बाद
फिर अपने असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह उठाओ और उससे जम के अच्छे से इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लो. दिस टॉपिक इज नॉट ईजी बट देन इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. रोटेशन की कैटेगरी में नहीं आता है. अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से थ्योरी व्योरी जो मैंने पढ़ाई है वो आप अच्छे से देख लोगे, प्लस एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये ऑलमोस्ट श्योर है कि जेईई में एडवांस में भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन थर्मल कंडक्शन से नहीं देते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड और जो आपको नहीं बने. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं. नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो. लेकिन प्रैक्टिस में टाइम जरूर देना पड़ेगा इसको. बिल्कुल इतना भी छोटा कैलोरीमेट्री जैसा चैप्टर नहीं है कि आप बस 10, 15, 20 क्वेश्चन कर लोगे तो काम हो जाएगा. प्रैक्टिस आप एक बार अच्छे से कर लो, एंड आफ्टर दिस यू कैन प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर.